नादरीन आदाब, आज के इस खुसूसी मज़ाकरे में या यूं कहूँ कि इस बातचीत में हमारे साथ जनाब सुरेंद्र नाथ त्रिवेदी जी मौजूद हैं। बहुत अहम सियासतदान हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और बड़ा लंबा तजर्बा सियासत का रहा है। अक़लियतों के हवाले से बहुत काम आपने किया है और जब जब आपने अक़लियती मौज़ूआत पर बात की है तो बड़ा अहम और ख़ूबसूरत सा मंजरनामा आपने पेश किया है। और सिर्फ मसाइल पर ही आपने बात नहीं की है बल्कि उनको हल करने के लिए क्या कुछ तदबीरें हो सकती हैं उन पर भी आपने बहुत अहम काम किया है। इससे पहले कि कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ें इस गुफ्तगू में, इस मज़ाकरे में, आइए जनाब सुरेंद्र नाथ त्रिवेदी जी से कुछ सवाल कर लेते हैं। जनाब आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है कि आपने धन्यवाद। आज न्यूज़ 18 उर्दू पर अपना बयान देने के लिए, अपने इजहार के लिए वक्त निकाला है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो मौजूदा मंजरनामा है सियासत का, तो इसमें अक़लियतों को आप कहाँ देख रहे हैं? और जब हम सबसे बड़ी अक़लियत की बात करते हैं तो उसके ताल्लुक से बड़ी अजीब सी बातें की जा रही हैं, बड़ा एक माहौल को ख़राब किया जा रहा है। यूं कहें कि अक़लियतें मायूस हैं और सबसे बड़ी अक़लियत सबसे ज़्यादा मायूस है। तो क्या कुछ फरमाना चाहेंगे आप त्रिवेदी जी? देखिए, सबसे पहले तो ईटीवी जो न्यूज़ 18 उर्दू है, इसको मैं धन्यवाद देता हूं कि और आपके माध्यम से इस प्रकार का टॉपिक, इस प्रकार के सब्जेक्ट पर जो चर्चा रखी गई है, मैं समझ रहा हूं कि समाज का इससे बहुत बड़ा भला होने की उम्मीद है। देखिए, सबसे पहले तो ये जो डबल इंजन की सरकार है, जब सरकार में नहीं थी तब 6 दिसंबर 92 को इसने जो घटना को अंजाम दिया था अयोध्या में, उस घटना से पूरे देश का माहौल खराब हुआ था और आपस में भाईचारे को बहुत बड़ा धक्का लगा था। तो तब तो ये सियासत शासन में नहीं थे, आज ये शासन में है और अपने कारनामों से ये सिद्ध कर रहे हैं कि जो अक़लियती तबका है वो दोयम दर्जे का नागरिक है, ये सिद्ध कर रहे हैं जी। और हिंदू और मुस्लिम के बीच एक ऐसी खाई बना देना चाहते हैं, एक ऐसा अलगाव कर देना चाहते हैं कि लोग दूर हो जाएं। जबकि ये यहाँ गंगा जमनी तहजीब है, इसको जो गलत नजरिए से देखेगा उसको हमेशा धक्का लगेगा। यहाँ पर बहुत से ऐसे नहीं बल्कि ज्यादा तादाद ऐसे लोगों की है कि ना हिंदू में कोई फर्क है ना मुस्लिम में कोई फर्क है। अगर दोनों का ब्लड लिया जाए और रख दिया जाए, उस पर कोई लिखा ना जाए कि ये किसका ब्लड है, तो कोई पहचान के डॉक्टर भी नहीं बता पाएगा। और ये जो सियासतदान बैठे हुए हैं जो हम लोगों के बीच में अलगाव की बात करते हैं, ये भी नहीं बता पाएंगे कि ये ब्लड किसका है। तो ये जनाब, मेरा तो सिर्फ इतनी ही कहना है कि ये सरकार जिसको अपने को डबल इंजन की कहते हैं और सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, सबका विश्वास की बात करते हैं, वो केवल कोरी बयानबाजी है, जुमलेबाजी है। और अगर इसे हम ये कहें कि ये धोखेबाजी है तो कुछ गलत नहीं होगा। देखिए, समाज को धोखा दे करके ये सत्ता हासिल किए, समाज में झूठ बोल करके ये सत्ता हासिल किए। और शायद मैं समझता हूं कि जितना कहा जाए, अगर बीजेपी को भारतीय झूठ पार्टी कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी, या जुमलेबाज पार्टी कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी। ये भारतीय जनता पार्टी की खासियत है और इन्होंने जो देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश। आपके पास में आऊंगा, सुरेंद्र जी आपके पास आऊंगा, कुछ और सवाल भी आपसे करूंगा। इस वक्त हमारे साथ ख्वाजा अहमद हुसैन साहब भी जुड़ गए हैं कलकत्ता से। बड़े जिम्मेदार सियासतदान भी हैं और समाजी कारकुन भी हैं, अदबी कारकुन भी हैं। मुख्तलिफ महाजों पर, प्लेटफार्मों पर आप काम करते रहे हैं। और शुएब एडवोकेट भी हमारे दरमियान आ गए हैं। तो आइए एक एक सवाल इन दोनों से पहले कर लें, सुरेंद्र जी के पास चलेंगे। ख्वाजा साहब, सुरेंद्र नाथ जी फरमा रहे थे अभी कि जो मौजूदा उत्तर प्रदेश की सरकार है उसने मंजरनामे को खराब किया है और अक़लियतें मायूस हैं और सबसे बड़ी अक़लियत सबसे ज़्यादा मायूस है। आपने उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे मुल्क का जायजा भी लिया है, बड़ा अहम मंजरनामा आपके पास है।
बड़ा अमीर सियासी शऊर आप रखते हैं, क्या कुछ फरमाना चाहेंगे इस मंजरनामे के हवाले से? सबसे पहले डॉक्टर तारिक कमर साहब, आपका बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। अक़लियतों के मसाइल पे आपने एक बहुत अहम मौजू को छेड़ा है, और अभी बेहतर जो श्रीमान गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने किसी एक पार्टी को निशाना बनाया। देखिए, पार्टी जमात अपनी जगह पे, लेकिन जब वही पार्टी जब किसी इक़्तिदार या सरकार में आ जाती है, जब उसके ऊपर टैग लग जाता है, हुकूमत जब वो चलाते हैं, तो उनको बिल्कुल इम्पार्शियल होकर के काम करना। उन्होंने डायरेक्ट ना किया। मैं ये नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि एक तालिब इल्म होने के नाते मैंने पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा बीएड में, कि जब आप सियासत में हैं और जब आप सरकार चला रहे हैं, दोनों का नजरिया अलग अलग है। हिंदुस्तान की सरकार में भी एक अक़लियती वजीर हुआ करते थे, भारत सरकार में भी हमने देखा है माइनॉरिटी मिनिस्टर, और सूबाई सरकारों में। और जब सूबाई सरकार अक़लियतों के हवाले से, चाहे वो अक़लियत जिस फिरके से भी ताल्लुक रखते, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो, या माइनॉरिटी में मुस्लिम, उनकी जो जरूरियात है, उनकी जरूरियात को पूरा करना ये उनका फर्ज है। अब रही बात की इम्पार्शियलिटी जो ये अगर करते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि अपनी सरकार के साथ और अपने अवाम के साथ, अपने वोटरों के साथ। आज देखिए, उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है, या बंगाल में जो सरकार चल रही है, झारखंड में जो सरकार चल रही है, देखिए जबान के नाम पर भी हमने देखा, डॉक्टर आपके बहुत बड़े बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता उर्दू अकेडमियां का है। अगर उर्दू अकेडमी को जो फंड दिया जाए, अगर वो फंड शायर, अदीब और किताबों के हवाले से अगर खर्च न करते और फंड को बचा करके दोबारा सरकार को वापस किया, तो मैं ये समझता हूँ कि गैर दयानतदारी नहीं है, गैर दयानतदारी का सबूत ये। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे अक़लियतों के जो मसाइल हैं, मैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि मसाइल तो बहुत है, लेकिन उन मसाइल के साथ साथ बात जहां तक मुस्लिम की है, मैं जिस बंगाल के जिस हल्के में रहता हूँ, वहां लगभग 50,000 के लगभग माइनॉरिटी मुस्लिम हम लोग हैं, लेकिन वहां 500 भी सरकारी मुलाजमत में लोग नहीं है। लोग अपनी रोजी रोटी को कहीं से भी इंतजाम करते हैं, लेकिन अगर उस पर भी अगर उनके साथ छेड़छाड़ पूरे हिंदुस्तान में या कहीं भी, तो ये तो बहुत ही बहुत अहम बात की ख्वाजा साहब आपने, की। और जाहिर है कि इसका पसमंजर जो है पूरे हिंदुस्तान में मैं समझता हूं, चाहे उत्तर प्रदेश, तो जिसका जो हक है, देखिए डॉक्टर साहब एक बात मैं कहना चाहता हूँ, बड़े भाई कह रहे थे, जिसका जो हक है, अगर एक बच्चा कंपटीशन में आ रहा है, उसके साथ अगर पार्टिलिटी हो, तो उसको बहुत दुख होता है। बड़ी मेहनत से एक बच्चे बढ़ते हैं, बड़ी मेहनत से माँ बाप, गरीब माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर वो एग्जाम दे करके क्वालिफाई करता है और आप उसकी जगह पे अपने असर रसूल के किसी को आप रखते हैं, तो आप यकीन मानिए कि इसकी सजा जो है ऐसे लोगों को भुगतनी पड़ती है। और अभी मैं बंगाल में भी देख रहा हूँ, बंगाल में भी बंगाल के एजुकेशन मिनिस्टर खुद जेल में थे। भाई सरकारें आती है जाती है, लेकिन आपका परफॉर्मेंस बेहतर होना चाहिए। डॉक्टर ख्वाजा साहब आपके पास आऊंगा, मैं आपसे कुछ और सवाल भी करूंगा। एक सवाल मैं जनाब शुएब एडवोकेट से कर लेता हूँ। शुएब साहब, जाहिर है कि उन कारकुनान में शामिल हैं, समाजी कारकुनान में, जिन्होंने सड़कों पर उतरकर तहरीकें चलाई हैं, तहरीकों में हिस्सा लिया है, लाठियां भी खाई हैं और मुकदमात भी झेले हैं। शुएब साहब, उत्तर प्रदेश का पूरा मंजरनामा, चाहे वो अक़लियतों के इक़्तिसादी मसाइल हों, समाजी मसाइल हों, मजहबी मसाइल हों या तालीमी मसाइल हों, आपके सामने है। लेकिन आप क्या मानते हैं कि सबसे बड़ा मसला कौन सा है जिस पर सरकार को फौरी तौर पर ध्यान देना चाहिए, और जिस पर ध्यान देकर या जिस मसले को हल कर, जिन मसाइल को हल कर अक़लियतों को, या यूं कहें कि सबसे बड़ी अक़लियत को राहत मिलने के इम्कान हो सकते हैं? शुएब साहब। देखिए डॉक्टर साहब, जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान और ख़ास करके उत्तर प्रदेश में जो हालात चल रहे हैं,
तो सबसे पहले मैं शेर से अपनी बात कह के बात करूंगा कि हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस रही हैं कि इंसान दिखाई दे। जिस तरह एक समुदाय को ये लग रहा है कि मुझको टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो कोई मौजू हो, चाहे मदरसे को लेकर हो, चाहे कोई हालात हो, तो मेरी हर गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इसको एक तराजू से मत तौलें। और जो मुल्क के इस वक्त हालात हैं, वो आप देखिए कि हर नौजवान बेरोजगारी से जूझ रहा है। आप स्कूल की पढ़ाइयाँ देखिए, वहाँ बिल्कुल नहीं हो रही हैं। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। गवर्नमेंट को सबसे पहले, मैं समझता हूँ जो पार्टियां सियासत कर रही हैं उससे हमें मतलब नहीं है। आम जनता को चाहिए कि दो वक्त की रोटी उसको सुकून से मिल जाए, उसका बेटा सही से पढ़ ले। स्कूलों में फीस बहुत ज़्यादा है। मेडिकल लाइन में आप जाइए, मेडिकल कॉलेज में जाइए, जल्दी जगह नहीं मिलती है। मैंने हमेशा गवर्नमेंट से बात कही है कि आप ज़मीनी स्तर पर काम करिए, रोडें नहीं बनी है। देखिए, हिंदू मुस्लिम वाली जो बात आती है, वो हर पार्टी में जो भी इक़्तिदार में आता है, जाहिर सी बात है दूसरी पार्टी ये कहती है कि वो जो इक़्तिदार में हुकूमत है वो काम सही नहीं कर रही है। उसमें मैं बहुत बड़ा उसको मौजू नहीं बनाऊंगा। लेकिन मेरी गुजारिश है मुख्यमंत्री जी से, खास करके मुख्यमंत्री जी से, कि आपके जो मंत्री हैं उनको ज़मीनी स्तर पे आप भेजिए। आप देखिए, कहीं पर भी आप डिपार्टमेंट में जाएं, कोई काम नहीं हो रहा है, आम आवाम परेशान है। और जो हुकूमतें बैठी हुई हैं वो कहती हैं कि मैं काम कर रहा हूं, वो सब कागज़ पे काम हो रहे हैं, मगर ज़मीन पे कोई काम नहीं हो रहे हैं। इसलिए मेरी ये गुजारिश है, खास करके आपके चैनल के द्वारा, कि आप देखिए इस वक्त मुल्क जिस दौर से गुजर रहा है, नफ्सा नफ्सी का आलम हो चुका है। आदमी एक दूसरे से मिलता है। आप देखिए तारिक साहब, जब यहाँ ईद होती थी इस मुल्क में तो हिंदू भाई बनाता था हमारे साथ, और जब दिवाली होती तो मुसलमान बनाता था। लेकिन आज थोड़ा सा मामला डिफरेंस हो गया है, तो इस चीज़ को हमें हटाना पड़ेगा। उसके बाद ये गंगा जमनी का मुल्क है और यहाँ पर मिसाल दी जाती है, यहाँ औरतों को देवी का दर्जा दिया जाता है। लेकिन एक समुदाय के साथ होता है तो आदमी खामोश रहता है, और दूसरे समुदाय के साथ होता है तो आदमी बहुत उस पर बोलता है। ठीक है शुएब लेकिन मैं साहब, हमेशा आपकी बात आपने कही है, बड़े बड़े संयम हमेशा एक से बात अपनी कही है बात तारिक रखी है साहब, आपने। मुकम्मल कर लूँ बात अपनी, मुकम्मल बात कर लूँ जरा सा, एक 30 सेकंड और ले लूंगा क्योंकि जी बात मुकम्मल फरमाइए, हो जाए तारिक साहब। फरमाइए, फरमाइए। मेरा सिर्फ ये कहना है, मरकजी हुकूमत हो चाहे रियासती हुकूमत हो, आप किसी तरह के मजहबी मामले को ना लेके, जिस तरह आपके पार्टी के प्रवक्ता या पार्टी के लोग कहते हैं, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ने तो ऐसी बात आज तक नहीं कही, लेकिन कुछ लोग ऐसी बात कहे कि दो समुदाय में आपस में इंतशार पैदा करते हैं, उसको आप पैदा ना करें। और जो भाईचारे की मोहब्बत बनी उसको हमेशा बने रहने दें, इस मुल्क को आगे बढ़ने दें, और ज़मीनी चलिए, काम जरूर आपकी करें। ज़मीन, दरख्वास्त, खुदा करे कि आपकी दरख्वास्त, आपके ख्यालात उन ऐवानों तक पहुंच जाएं, उन जिम्मेदार शख्सियात तक पहुंच जाएं जिनके जी बयान से मंजरनामा तब्दील होने के इम्कानात रोशन हो सकते हैं। सुरेंद्र जी, जाहिर है कि देखिए, ख्वाजा साहब ने कहा कि सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क का मंजरनामा कमोबेश यकसा है और ख़राब है। शुएब साहब के अपने मुतालबात हैं, जाहिर है, लेकिन आपने उत्तर प्रदेश की सियासत में कमोबेश 50 साल सर्व किए हैं, चाहे वो लोकदल के हवाले से आपने नुमाइंदगी की हो या मुख्तलिफ दूसरे प्लेटफार्मों से। आप क्या महसूस करते हैं कि मौजूदा इक़्तिदार जो है, क्या वाकई इस तरफ संजीदगी से सोच रहा है, सोच सकता है, या क्या कुछ फरमाना चाहेंगे आप अक़लियतों के मसाइल और मौजूदा हुकूमत के ताल्लुक से? देखिए तारिक साहब एक बहुत सबूत के साथ आपके सामने रख रहा हूं, जब जो चाहे जा करके पता कर ले। अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम में पिछले नवंबर के महीने में, नवंबर 2021 में जी, अल्पसंख्यकों को, गरीब दुकानदारों को टर्म लोन देने की बात हुई थी और उसके लिए आवेदन मांगे गए थे। लाखों लोगों ने आवेदन किया, उसमें सैकड़ों लोगों का पैसा मंजूर हुआ, उनको लेटर भी जारी हो गए और आज तक वो लेटर लिए घूम रहे हैं। आज तक उनको पैसा पेमेंट नहीं हुआ। पहले ये हुआ कि जो है आचार संहिता लग रही है चुनाव वाली, जो 2022 के चुनाव हुए थे, फिर रोक दिया, आचार संहिता खत्म हुई, उसके बाद आज तक वो लोग लेटर लिए टहल रहे हैं, किसी को भी पैसे का भुगतान नहीं हुआ है। ये अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम के माध्यम से अक़लियतों को धोखा दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, इसका कोई भी जाकर के पता कर ले। तो ये सबूत है मेरा कि अल्पसंख्यकों को ये नाजायज, पहले उनको टाफी दिखाई कि ये टाफी आपके लिए हम दे रहे हैं, जो लेना चाहे आ जाए। सुरेंद्र जी, एक बात तो ये है कि जो वादे किए गए या जो दिलासे दिए गए वो पूरे नहीं हुए। दूसरी बात, एक जो बड़ा अहम सवाल ये भी है कि एक तो ये कि आप हुकूक अदा नहीं कर रहे हैं, दूसरी बात ये है कि एक तबके को, खास तौर से
टारगेट भी किया जा रहा है। अकलियतों में जी मायूसी जी है। सबसे बड़ी अकलियत ये मानती है कि आवाज उसे डिस्टर्ब हो रहा हाशिए है पर डॉक्टर, धकेल आवाज दिया में गया है। ड्रॉपिंग हो रहा है। देखिए, तो जी क्या फरमाना ये चाहेंगे? ये जो टारगेट कर रहे हैं, ये टारगेट हर आदमी को एक बात सिर्फ सोचनी होगी कि ये 2024 तक यही स्थिति चलाना चाहते हैं कि यही स्थिति बनी रहे, ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो सके, वोट पोलराइज हो सके। और हर भाई को ये सोचने की जरूरत है, हिंदू भाई को भी और मुस्लिम भाई को भी, कि हमको टारगेट सिर्फ इसलिए किया जाए। ये सरकार बिना एम के, बिना उद्देश्य के कोई काम नहीं करती। ये 2024 तक यही तमाशा ले जाएंगे। एक वो तमाशा, और दूसरे जो ये काशी और मथुरा के तमाशे हैं, इनको ले जाया जाएगा। ये केवल इलेक्शन तक रहेगा। देखिए, मैं बहुत दूर आपको ले चलूं, 2013 के साल में जब मुजफ्फरनगर का, वो उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक दंगा हुआ था, और वो दंगा लोकसभा चुनाव तक तो चला, और जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हो गया, वो दंगा खत्म हो गया, अपने आप खत्म हो गया। ये सारा बना बनाया खेल इसी सरकार का है, इन्हीं डबल इंजन सरकारों का है, इसके अलावा और किसी का नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, शुएब साहब ना कहें, ख्वाजा साहब ना कहें, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार कर रही है, और उसने सिद्ध कर दिया है कि ये लोग दोयम दर्जे के नागरिक हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में सब बराबर है। ख्वाजा साहब बड़ा अहम सवाल भी उठाया है और इल्जाम तराशी भी कर दी है सुरेंद्र जी ने, कि कहीं ना कहीं आप लोगों की जो जबान है, आप लोगों के जो ख्यालात हैं, वो कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं सुरेंद्र जी के जो बात बहुत साफ गोई से, बेबाकी से कहनी चाहिए, वो अदा नहीं की जा रही है। खैर, उनका अपना राय है, ये आपके अपने आधार है। तो क्या कुछ फरमाना चाहेंगे, किस अंदाज से जो मंजरनामा है तब्दील किया जा सकता है, या क्या गुंजाइशें पैदा की जा सकती हैं कि जो राहत भी मिले, और जो हमारा गंगा जमनी ताना बाना है, जो एक तहजीब और संस्कृति है, वो भी दावदार ना हो? जी डॉक्टर साहब, इजाजत है? जी इरशाद। हेलो जी मैं अर्ज फरमाइए करूं? फरमाइए जी फरमाइए। जी, बड़े 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 भाई का स्वागत है, और बहुत बेबाक गुफ्तगू उन्होंने की। हम लोग तो, मैं सिर्फ एक शेर इस चैनल के माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना चाहता हूं, बड़े भाई को भी, कि मैं चुप रहा तो और गलत फहमियां बढ़ी। मैं चुप रहा तो और गलत फहमियां बढ़ी। वो भी सुना है उसने जो मैंने कहा नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब कहा साहब। तो ये है कि अभी ऐसा है डॉक्टर, बड़े भाई को आदर है, प्रणाम है, मैं करूंगा। शुएब भाई भी हैं, हम लोग कलकत्ता से हैं। और लेकिन एक चीज तो तय है, देखिए, अमनो अमान अगर जब तक नहीं होगा, जब तक गांधी के आदर्शों पे भारत नहीं चले, तो किसी के साथ इंसाफ नहीं है। ये सिर्फ अक़लियत का मामला नहीं। आज आप बताइए, आप हरिजन अपनी जगह परेशान है, आप इसके लिए किसान अपनी जगह पे परेशान है, आप मजदूर अपनी जगह पे परेशान है। कम्युनिटी की बात छोड़िए, हम इंसान मानवता का संदेश जो है, ये कम से कम गवर्नमेंट को, जब सरकार में आप आ जाओ, तो भगवान के वास्ते पॉलिटिक्स को बिल्कुल अलग कर, और जो कसम खा करके आते, जो वादा करके आते हो कि देश की एकता, देश के संविधान पे मैं जो है वो सामने रख करके मैं काम करूंगा, सबके साथ न्याय करूंगा, सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ बहुत अच्छा नारा, सबका विकास भी होना चाहिए। तो फिर सबके विकास में पार्शलिटी की। अभी देखिए, उत्तर प्रदेश में एक साहब हुआ करते थे, रिजवी साहब थे, मैं नहीं जानता, मेरी मुलाकात नहीं है, लेकिन उन्होंने अक़लियतों के मसाइल के हल के लिए उनको माननीय मंत्री का दर्जा मिला। आप बताइए उन्होंने क्या? अगर अगर एक वजीर अपनी जिम्मेदारी, अपनी फराइज
वो अगर सही ढंग से नहीं निभाए तो सिर्फ दुनिया में तो नहीं रहना, मृत्यु होगी, मर करके भी जाना है, हिसाब तो वहां भी देना हो। और हर धर्म में है कि तुमको जो जिम्मेदारी सौंपी गई, तुमने उस जिम्मेदारी को सही ढंग से निभाया या नहीं निभाया। एक ताजिर को भी जवाब देना होगा, हम एक शिक्षक है उसको भी जवाब देना होगा, तुमने बच्चों को सही ढंग से पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। तुमको देश का प्रदेश का तुमको सौंपी गई थी जिम्मेदारी, तुमने उसको सही ढंग से निभाया नहीं निभाया। आज आप बताएं कि गरीब माँ बाप अपने बच्चों को कितनी उम्मीद और आशाओं के साथ पढ़ाते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके डिग्री पा करके, अगर वो उस बच्चे के साथ पार्टिलिटी हो गई है, उसको जात के नाम पे, धर्म के नाम पर और पता नहीं किस किस के नाम पे, अगर उसके साथ इंसाफ नहीं होगा तो उसकी आंख तो निकलेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार हो या भारत की कोई भी सरकार हो, भारत के कोई भी प्रोविंस, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। शोएब साहब, आप कुछ फरमाना चाह रहे थे, आप ख्वाजा साहब ने तो गुफ्तगू का रुख बदल दिया है और बड़े अहम मौजू तक गुफ्तगू पहुंच गई है, तो आप कुछ फरमाना चाह रहे थे। जिस वक्त हमारे सुरेंद्र जी बात कर रहे थे तो आपने इशारा भी किया था, मुझे फरमाइए क्या कहना चाहते हैं आप। देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा है कि देखिए एक पुरानी मसल है और हकीकत भी है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ उसे दूध नहीं पिलाती है और माँ को लगता है कि शायद बच्चा मेरा भूखा नहीं है। आज अगर पसमानदा के हाल हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार मैं खुद हूँ। हमारे वहाँ चाहे हमारी कोई रहबरी हो, बताइए आप, कोई रहबरी है? कोई रहबरी नहीं है। आप देखिए छोटे छोटे समुदाय के लोग का अपना एक नेता है जो उनको फॉलो करता है। आज पसमानदा चौराहे पे खड़ा हुआ है, उसके लिए कोई मदद नहीं करता है, तो जिम्मेदार मैं हूँ। मैं अपने किसी आलिम की बात मानता नहीं हूँ, मैं अपना कोई लीडर बनाता नहीं हूँ, तो जिम्मेदारी मेरी है। मैं कोई किसी पार्टी का फेवर नहीं कर रहा हूँ। एक जनरल सी बात है कि अगर मुसलमान खुद भटक गया है, मुसलमान होता क्या है आप बताइए? हम उनकी उम्मत में हैं जिनके किरदार से लाखों करोड़ों ईमान ले आया करते थे। आज हम उनके किरदार पे चल नहीं रहे, तब हमारे हालात ये हैं। ऐसा नहीं कि कोई हमारे खिलाफ है, लेकिन हम चूंकि मुसलमान हम क्यों हैं, हमें किस किरदार से। जी साहब, आप गुफ्तगू को बिल्कुल ही मुख्तलिफ सिमत में मत लेके जाइए। ये बताइए, आप जिम्मेदार हैं और आप किसी को मानने को भी तैयार नहीं है, ठीक है? तो जाहिर है कि मंजरनामा तो तब्दील नहीं होगा। मैं आपके पास आऊंगा शोएब साहब, लेकिन मैं सुरेंद्र जी से पूछ लूं। मेरी बात मुकम्मल हो जाए। अगर सवाल मुकम्मल होगी, जवाब दे लिए। मैं सवाल के जवाब दे लिए। अब आप सुरेंद्र जी से मैं बात कर लूं जरा मेरा तो। जी फरमाइए सुरेंद्र जी, कुछ कह रहे थे आप। जरूरत इस बात की है तारिक भाई कि लोगों को, हर आदमी पढ़ा लिखा है आज की दुनिया में, न सही हमारे यूपी में भी और भारत में भी बहुत से काफी लोग पढ़े लिखे हो चुके हैं, और जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो इस रास्ते से भी जान सकते हैं। मैं बता रहा हूं, उसको याद दिलाने की जरूरत है। क्या याद दिलाने की जरूरत है? कि कबीर की पैदाइश विधवा ब्राह्मणी से हुई थी और उनको नीरू जुलाहे ने पाला था। रसखान सिया मुसलमान थे, उनका नाम था सैयद इब्राहिम और कृष्ण भक्त हुए। अब्दुल रहीम खान खाना गोस्वामी तुलसीदास आपस में जिगरी दोस्त थे। ये बताने की जरूरत है, बच्चे को ये समझाने की जरूरत है। तो ये जो लोग दोनों के बीच में खाई बनाना चाहते हैं, हिंदू और मुस्लिम के बीच में, वो खाई अपने आप दूर हो जाएगी और दूर होती चली जाएगी अगर कुछ लोग मिल करके इसको। देखिए तारिक भाई, ये कहा जा सकता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन भड़भूजी की आंख फोड़ सकता है। तो इसलिए अगर कुछ लोग इस बाबत निकल पड़े, भाई मेरा तो मिशन ये रहता है, आप मेरे जीवन से वाकिफ हैं, मेरा मिशन ये रहता है कि अलगाववाद को जितना हो सके कम किया जाए। और मैं समझता हूँ, बहुत अहम बात की आपने, बहुत अहम। हाँ बताइए शोएब साहब, क्या कह रहे थे आप? देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा है, बिल्कुल जो बात सब लोग कह रहे हैं अपने नजरिए से बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरी यहाँ सिर्फ ये बात कहनी है कि जो हालात पैदा हुए हैं उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। मुझे अपना मुआवजा करना चाहिए। अगर मैं अपने किरदार में सही चलूंगा तो मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जो हालात पैदा हुए हैं, जिस तरह एक समुदाय कह रहा है मुझको टारगेट किया जा रहा है, तो अब टारगेट किया जा रहा है तो आपका लीडर कौन है हमको बता दी, चाहे सियासी हो चाहे दीनी हो, कौन आपका लीडर सामने फ्रंट पर आके बात कर रहा है। आज जो पसमानदा तबका है, खासकर मुस्लिम का जो मामला चल रहा है, आप बताइए वो अपनी शिकायत, अपनी बात लेके कहाँ जाए?
राजभर साहब देखिए, उनके 4 या 5 विधायक हैं और वो मंदिर आम पे आके अपनी कौम के लिए कह रहे हैं। आपके लिए कहाँ कह रहे हैं? आप जिस पार्टी के लिए जान देते हैं, वो पार्टी जब इक़्तिदार में आती है तो उन्हीं के समुदाय के लोग मलाई खाते हैं। सुन ले, मुकम्मल बात हो जाए। तो इसमें मैं भी खतावार हूँ। मैं गवर्नमेंट किसी कहने वो उस बात नहीं है। मैंने जो बोया है मुझे काटना है। आज आप देखिए सर, डॉक्टर साहब, ये बहुत पॉइंट वाली बात है जो हम अपने इस्लाम से भटक गए हैं। औलाद अपने माँ बाप की नाफरमानी कर रहा है, बीवी अपने शौहर की नाफरमानी कर रही है, शागिद अपने उस्ताद की नाफरमानी कर रही है, एक भाई का हक मार रहा है। ये सब उसके अजाब हैं, वरना ऐसा कुछ नहीं है। आप ठीक है, आपको लीडर भाई मुत्तहिद हुई है, मुत्तहिद होकर अपनी बात करिए। और अल्पसंख्यक वाली जहाँ तक बात है, इत्तेहाद के मुत्तहिद होना और इत्तेहाद होना, ये जाहिर है कि ये बातें हमेशा से होती रही हैं, हमेशा होती रहेंगी, और ये दाखिली इंतशार भी कभी कम नहीं होने पे आता है। ख्वाजा साहब, आप मेरी बात सुन पा रहे हो अगर, तो इस तरफ भी थोड़ी तवज्जो कर लीजिए कि जो कुछ भी मंजरनामा इस गुफ्तगू से निकलकर सामने आया है तो वो यही है कि देखिए, शुएब साहब का मानना यह है कि वो खुद जिम्मेदार हैं, सुरेंद्र जी का मानना यह है कि कुछ खामियां हो सकती हैं लेकिन हुकूमत बड़ी हद तक जिम्मेदार है। आप क्या महसूस करते हैं, क्या वाकई सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली जा सकती है? लेकिन हम ये देखते हैं कि जिस अंदाज की कार्रवाइयां गुज़िश्ता चंद बरसों में हुई हैं, उसने हौसला शिकनी की है, और इस हद तक हौसला शिकनी की है कि लोग अब मायूस हो चुके हैं पूरी तरह, और उन्हें तरक्की के इम्कानात बहुत कम नजर आते हैं। खुदा करे कि ये मंजरनामा बदले और बेहतरी के लिए बदले, और फिर वही माहौल हो जिसमें तमाम कौमें, तमाम मज़ाहिब और तमाम मसालिक के लोग मिलजुल कर साथ रह सकें। क्या कहना चाहेंगे ख्वाजा साहब आप? जी बड़े भाई सुरेश साहब को मैं एक बार फिर बधाई देना चाहता हूँ कि बड़ी खुल करके आपने गुफ्तगू की, भारत के और उत्तर प्रदेश के मंजरनामे पे आपने हक़ाइक़ को बयान किया। लेकिन मैं एक बार फिर वही कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि कहीं हमारी छोटी बड़ी, हो सकता है कि हम खामियां रही, लेकिन उन खामियों को तो दूर करके सरकार को उनका हल उनको ढूंढना चाहिए। जब आप बताइए थोड़ी देर के लिए, हमारे जो खारजी मदरसे चल रहे हैं गैर जरूरी तौर पर उनको टारगेट करके उनको परेशान करना है, या अगर कहीं किसी मदरसे में अगर कोई टीचर अगर कहीं कुछ इन्वॉल्व हो तो पूरे मदरसे को उठा देना। यही वजह है कि लोग परेशान हाल है कि भाई नीयत, देखिए नीयत सही होनी चाहिए। सरकारों, बहुत सारी सरकारें हम लोगों ने दी हिंदुस्तान में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सरकार अगर ईमानदारी से अगर कोई काम न करे और अगर पार्टिकुलर किसी एक कम्युनिटी को इंटेंशनली अगर टारगेट कर ले तो जाहिर सी बात है कि परेशानी तो बढ़ेगी। और इस वक्त यकीनन जो है अक़लियत और बिलखसूस मुस्लिम कम्युनिटी जो है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या देश के हर उस जगह पे लोग गैर जरूरी बात कर रहे हैं, उससे चलिए, मैं आखिरी सवाल बस सुरेंद्र जी से कर लेता हूँ। सुरेंद्र जी, ये मसले बहुत से हैं, इसका हल क्या हो सकता है? ऐसी कौन सी तदबीर, कौन सी कोशिश करनी चाहिए अक़लियत को भी कि मंजरनामा बदल सके? सुरेंद्र जी, आखिरी सवाल आपसे। मैं, जब तक हम सब लोग मिल करके हर मोहल्ले में, हर कम्युनिटी के बीच में एक ऐसा नहीं आदमी पैदा करेंगे कि जो हमारे अलगाववाद को खत्म कर सके। अलगाववाद बहुत बुरी चीज है, चाहे एक परिवार के अंदर भाई भाई के बीच में अलगाव हो, चाहे बाप बेटे के बीच में अलगाव हो, चाहे हिंदू मुस्लिम के बीच में अलगाव हो, चाहे इस जाति से उस जाति के बीच में अलगाव हो। अलगाववाद बहुत बुरी चीज है, अलगाववाद समाप्त होना चाहिए। और जबकि फिर उसी चीज पे कह रहा हूं कि जो इस समय की हुकूमत जो है, वो हुकूमत अलगाववाद रूपी जो पौधा है उसमें खाद डाल रही है कि अलगाववाद बढ़ जाए। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी आपका। ख्वाजा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, वक्त के दामन में गुंजाइश कम है, फिर किसी मौके पर आपको जरूर जहमत दूंगा मैं। और मुझे एहसास है कि आपकी बात अभी मुकम्मल नहीं हो पा रही है, लेकिन वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, तो इस उम्मीद और यकीन के साथ के आइंदा आपको जरूर जहमत दी जाएगी। शुएब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मोहतरम ख्वाजा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और सुरेंद्र जी, आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।